राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। राम राम सर। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ हैं आज लखनऊ के एक सीनियर जर्नलिस्ट भाई दिनेश शर्मा जी। दिनेश भाई राम राम। राम 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 बाबा जी। दिनेश भाई, जो हरियाणा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। और हरियाणा चुनाव की आजकल समीक्षा चल रही है और उस चुनाव की समीक्षा में एक बात ये निकल के आ रही है कि जब ये नारा योगी जी ने दिया, उसके बाद से ही हरियाणा का चुनाव पलटना शुरू हुआ और जितना भी हिंदुत्ववादी वोट बैंक हरियाणा में था, जो कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा था, फिर वो एकजुट होने लग गया कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के पीछे। खैर नतीजा हमने देख लिया, 48 सीट, जो कि जो भाजपा 15 सीट पे बताई जा रही थी 20 सीट पे, वो 48 सीट लेके उसने बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना ली। और जो कांग्रेस 70-60 सीटों तक जीतती हुई नजर आ रही थी, वो 38 सीटों पे सिमट गई। अब सर मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भाजपा का नारा था सबका साथ सबका विकास। अब इधर मैं देख रहा हूं कि संघ और बीजेपी हाईकमांड, मोदी जी भी बटोगे तो कटोगे वाले रास्ते पे चल पड़े हैं। तो सबका साथ सबका विकास क्या हुआ, वो कहां गया? क्या उसको वाकई बीजेपी ने छोड़ दिया है और बटोगे तो कटोगे के पीछे चल पड़ी है, या इधर टेम्पररी फेज क्या, या बीजेपी की रणनीति में कोई परिवर्तन देख रहे हैं और उस परिवर्तन के जो पथ प्रदर्शक हैं वो योगी जी दिख रहे हैं? ऐसा कुछ अंदरूनी राजनीति क्या है? और नंबर वन, नंबर टू, मोदी जी ने जो फॉर्मूला दिया वो बीजेपी हाईकमांड की सहमति से दिया, संघ की रणनीति है, या योगी ने ऐसे एक जो है एक रास्ता पकड़ लिया और पूरी भाजपा उसके पीछे चलते हुए नजर आ रही? क्या आपको क्या लगता है? इस पे जरा प्रकाश डालिए प्लीज। बाबा जी, आपने जो अभी बोला है, जो सवाल के रूप में जो उसके साथ में आपने सप्लीमेंट लगाए हैं, तो मैं अपने को उसी से ही इंडोर्स करता हूँ। आपने जो कहा वही मैं भी कहने जा रहा था। इससे ये बात मेरे लिए आसान हो गई कि जो मैं सोच रहा था वो और भी सोच रहे हैं। देखिए, हरियाणा के चुनाव में एक स्लोगन या एक सोच या एक दूरदृष्टि या मास्टर स्ट्रोक, बटोगे तो कटोगे, इसने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस देखती रह गई और योगी आदित्यनाथ का ये फार्मूला सुपर हिट गया। जहां जहां बाबा चुनाव प्रचार में गए, वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता गया। मुरझाया हुआ था कमल, निराशाजनक स्थिति थी। और अगर मैं कहूं तो भारी निराशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे।
क्योंकि शुरू से एक नैरेटिव रन किया कि भाजपा हरियाणा से गई गई 71 सीट जीत रही, 70 जीत रही है, 65 जीत रही है, और सारे के सारे पैनलिस्ट चैनलों के दुकान लगा के बैठ गए थे। कोई 50 से नीचे जाने को तो तैयार ही नहीं था कांग्रेस के लिए बाबा जी। और आप भी बहक रहे थे, आप भी कह रहे थे कि लगता है कि बीजेपी गई, लेकिन आप बीच बीच में संभल भी जाते थे क्योंकि आप वहां बैठे थे, तो इसलिए वहां पर शेयर मार्केट की तरह से आप जो है उसका एनालिसिस कर रहे थे। कभी भाजपा का पल्ला आपकी दृष्टि के अंदर ऊपर हुआ तो कभी कांग्रेस टॉप पर चली गई। लेकिन अल्टीमेटली चुनाव के मतगणना के पहले आपने भी ये बात बोल दी थी कि दिनेश भाई बीजेपी निकल जाएगी, ये आपने हमको बोला था। तो बाबा वही हुआ, योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को एक राह दी है, और ये सबका साथ सबका विकास जो है इसका पितृपक्ष में विसर्जन हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, बल्कि इस नारे ने बीजेपी का नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक केवल केवल इसी पर लगा हुआ था। आप लोगों को ना आपका गैस सिलेंडर याद है, न धन योजना याद है, ना प्रधानमंत्री के आवास याद है। देखिए लोगों को क्या याद रहा, लोगों को शुरुआती दौर में खटाखट हिट कर गया राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, और उत्तर प्रदेश खास तौर से उसकी चपेट में आ गया। बड़े बड़े परिवार और बड़ी संख्या में लोग 8,500 रुपए में बिक गए बाबा जी। ये 8,500 रुपए महीना मिला करेंगे और दे दो वोट कांग्रेस को और अखिलेश यादव को, सपा को। और लोगों ने किया काम ये, इसमें केवल गरीब तबका ही चपेट में नहीं आया, लेकिन बड़े बड़े परिवार भी चपेट में आए और उन्होंने एंटी बीजेपी वोट किया 8,500 रुपए के लिए। धिक्कार है ऐसी सोच पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे मतदाताओं पर जो देश को पीछे रखकर 8,500 रुपए के लिए चल दिए। अब ये 8,500 रुपए का लालच हरियाणा में क्यों नहीं चला बाबा जी? जम्मू कश्मीर का तो पता था कि मुसलमान का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिला है, कश्मीर वैली में बीजेपी को वोट नहीं मिला, लेकिन जम्मू के अंदर बीजेपी को वोट मिला। हरियाणा के बारे में जो लोगों ने नैरेटिव सेट किए, खास तौर से ये सोच के सेट किए कि हरियाणा में कांग्रेस आ गई है, कांग्रेस आ गई है, उसको और दूर तक लेगा मीडिया के चैनल कि अब तो महाराष्ट्र भी कांग्रेस के खाते में गया, झारखंड भी गया, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी गया अब तो, और अब तो जाएगा 2027 भी। तो हरियाणा के मतदाताओं, हरियाणा के वीर, आपने कमाल कर दिया। आप खटाखट के चक्कर में नहीं आए, आपने वो काम कर दिया कि आज कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, इवन दिल्ली के चुनाव में मुंह छिपाती घूम रही है बाबा जी। आप मुझसे नहीं और से ही पूछ लीजिएगा। कांग्रेस इन जगहों पर अब वापसी असंभव है। हरियाणा ने वही कमल खिला दिया है। वहां की बैकवर्ड जातियां, पिछड़ा समाज, नायब सिंह सैनी, पिछड़ों का एक अवतार बनकर सामने आए हैं बाबा जी। अब हुड्डा एंड कंपनी या और लोग या आम आदमी पार्टी का कोई चांस नहीं है। हरियाणा की जनता में बैकवर्ड में ये बात, ये नैरेटिव सेट हो चुका है कि हम एकजुट रहेंगे तो वहां पर दोबारा से लुटेरे नहीं आ पाएंगे जिन्होंने पर्ची के बल पर नौकरियां बांटी थी।
कांग्रेस के नहीं बल्कि शर्मनाक स्थिति इस देश के नामधारी चैनलों की रही है बाबा जी। सवेरे 7 बजे बैठकर इन चैनलों पर जो उत्पात मचा रहे थे इनके एंकर, कि बाबा के हुड्डा आ गए, उनके घर पर बैठकर बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे और कह रहे थे 71 सीट होड़ लगी थी कि सबसे पहले कौन घोषित करे कि पूर्ण बहुमत मिल गया बीजेपी को, कांग्रेस को। उन चैनलों ने मुंह की खाई है। हरियाणा ने वो करारा तमाचा मारा है बाबा जी इन चैनलों के ऊपर, इन विश्लेषणों के ऊपर सिर जोड़कर बैठ गए थे कुर्सियां डालकर। बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार मौजूद थे वो, जिन्होंने इस प्रकार के नरेंद्र सेट किए और उनको झटका लगा। और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में इन सबसे अलग हटकर कमल खिला। जी बाबा जी। सर चलिए, हरियाणा ने जो सबसे बड़ा काम किया ना, जो 4 जून के बाद पूरा का पूरा कैडर, पूरा समर्थक वर्ग, भाजपा का पूरा तंत्र जो डिमोरलाइज हो गया था 4 जून के रिजल्ट के बाद, उससे उबर गई है पार्टी। कार्यकर्ता, कैडर, समर्थक, वोटर सब। और जो एक परसेप्शन बन गया था कि नहीं भाजपा तो गई, मोदी तो गए, हरियाणा भी हारेंगे तो उसके बाद महाराष्ट्र भी हारेंगे, झारखंड भी हारेंगे, दिल्ली भी हारेंगे, 2027 यूपी भी हारेंगे। चलिए, अब वो वापस लहर चल पड़ी है और अब इंडी अलायंस का जो है अपना किला बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है और इंडी अलायंस कभी भी टूट सकता है, दरक सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब जरा आ जाते हैं यूपी पे। सर, यूपी पे भी 10 सीटों का उपचुनाव है और इस हरियाणा चुनाव ने जो सबसे पहला काम किया कि वो जो अखिलेश और राहुल की जो जुगलबंदी चल रही थी वो तोड़ दी है और अखिलेश ने बिना राहुल जी से कोई सलाह मशवरा किए, उनकी सहमति लिए 6 सीटों पे तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। बाकी 4 सीट पे भी हो जाएंगे। वहां पे कांग्रेस कह रही थी कि भाई 5 सीट आपकी है, अब वो आप लड़ लीजिए, 5 जो भाजपा और निषाद पार्टी और इनकी एक रालोद की है उस पे हमको लड़ने दीजिए, ऐसी मांग कर रही थी। अब तक जो संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को 1 या 2 सीट दे दें कि तुम इस पे लड़ो, 8 हम लड़ेंगे। सर, हरियाणा की जीत का बीजेपी काडर, बीजेपी समर्थक का यूपी में क्या असर है उन पे? पहला सवाल मेरा आपसे ये है। इन 10 सीटों पे, चूंकि 5 सीटें तो सपा के गढ़ में है, सीधी सी बात है, तो आप इस उपचुनाव में भाजपा की क्या स्थिति देख रहे हैं अभी तक? जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत का पहला परिणाम, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत का पहला परिणाम उत्तर प्रदेश से आया है जी। और वो परिणाम समाजवादी पार्टी के भीतर एक दहशत के रूप में आया है, जिसमें इस बात की बेहद अफरा तफरी है कि यूपी की 10 सीटें गई। कब तक कांग्रेस के चक्कर में रहोगे? जल्दी से जल्दी अपनी सीटें घोषित करो, क्योंकि बाबा ने यहां पर जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है, उसका सामना करना अब अखिलेश यादव की बस की बात नहीं रही बाबा जी। ये जल्दबाजी में घोषित हुई सीटें, डर कर घोषित हुई है, भारी घबराहट है समाजवादी पार्टी में। और वो जिन 2 सीटों की बात कर रही है कि कांग्रेस को दे देंगे, वो सीटें हैं जो कांग्रेस घोड़े खोलकर भी नहीं जीत पाएगी। गाजियाबाद वगैरह की जो सीटें हैं, जो वहां भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभुत्व है और वो 2 सीटें बीजेपी की हैं। तो दहशत है जो उपचुनाव में, उसको तो केवल 2 सीटें अपनी वापस लेनी है, बाकी तो गठबंधन के लोगों की सीटें हैं।
लेकिन बाबा के टारगेट पे 10 की 10 सीटें हैं। और आश्चर्य नहीं होगा अगर 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 भारतीय जनता पार्टी यानी बाबा, उत्तर प्रदेश में बाबा है, होना हो इन 10 सीटों में बड़ा खेल हो जाए। आसान नहीं रहा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का उत्तर प्रदेश का 10 सीटों पर उपचुनाव जीतना। बहुत बड़ा स्पष्ट बहुमत है। बैकवर्ड जातियां बहुत कमिटेड दिखाई पड़ रही है, बीजेपी में भी उत्साह है, और बचोगे तो कटोगे, ये एक सुपरहिट स्लोगन है बीजेपी के पास, जो जो हरियाणा से चला उत्तर प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश के बाद आपके झारखंड में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा और दिल्ली में चलेगा। यहां गैस सिलेंडर नहीं चलेंगे, और यही दहशत है। बहराइच भी देख लीजिए आप, समझे? बहराइच में देखिए, जो बाबा ने कहा बटोगे तो कटोगे, आगे परिणाम सामने, वो भी नहीं, रील अच्छा चलेगी जमकर। सर मुझे ये बताइए, बहराइच में जो कल दंगा हुआ है, इसकी मान लीजिए कल तक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां चल ही रहा था, आज सरकार जो है, सरकार की तरफ से जो भी एक्शन होना है वो आज के बाद अब दिखाई देगा। और सबको पता है कि बाबा ऐसे केसेस में जो है वो कैसे कितना कड़ा एक्शन लेते हैं। मुझे एक बात बताइए कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कि यदि आप इस प्रकार की कोई हरकत करेंगे तो फिर बाबा का बुलडोजर आपको रौंद देगा, इसके बावजूद जो ये उपद्रवी तत्व हैं, इनको ये उपद्रव करने की, और भाई वहां पे मैंने वहां पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बहराइच में हुआ क्या। तो था बहराइच में सिंपल ये हुआ कि मूर्ति पूजा, दुर्गा माँ की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रही थी मूर्तियां। एक श्रीमान जी को जो है वो अचानक जो है उनको जिहाद जो है उनका प्रबल हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के आगे भजन नहीं बजेंगे। लोगों ने पूछा क्यों नहीं बजेंगे, हम तो तुम्हारे घर के आगे नहीं बजा रहे, हम सड़क पे बजा रहे हैं, हम तो अपने रास्ते से जा रहे हैं। वहां से वो विवाद शुरू हुआ, उसमें जो है फिर शिव गोपाल मिश्रा को 20 गोलियां मार के मार दिया गया। सर ये इससे पहले के इतने एग्जाम्पल्स हैं कि जब भी ऐसा आपने उपद्रव किया है तो योगी सरकार ने बहुत बेरहमी से कुचला है। इसके बावजूद ये करने की हिम्मत, ये प्रेरणा, ये कहां से मिलती है, क्यों मिलती है? इसके पीछे भी कोई डिजाइन है क्या? जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वही है। मैंने एक बार बहुत पहले कहा था आपसे कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट सीईओ ऑफ इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, और कुछ जजेस जरूरत से ज्यादा उत्साह में आके कुछ ऐसे फैसले दे रहे हैं जो देश की लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बाधा बने हुए हैं। आप बुलडोजर पर जो जो आप जो सुप्रीम कोर्ट बोला है, आखिर उसकी क्या जरूरत थी? कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। पुलिस क्या कमल का फूल, गुलाब का फूल हाथ में लेकर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी? पुलिस को अपना काम करने दीजिए। बड़ी विषम स्थितियों में पुलिस काम करती है। बहराइच में फोर्स लगा हुआ है, लेकिन विषम स्थितियां पुलिस के सामने है कि उसके लाठी मत चला देना, उसको डंडा मत मार देना, उसके घर में मत घुस जाना। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए भाई। दो लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहां से स्टे लेके चले आते हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सर एक सवाल और है, आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो घरों पे
पूरी तैयारी के साथ पूरा एक गढ़ दुर्ग बना दिया गया था। घरों की छतों पर पत्थर, ईंट, अद्धे और गुलेलें बनाई गई थी। पहले से पूरी दंगे की तैयारी की गई थी। सर, बहराइच के उस घर से पत्थर जब फेंके गए, पहले जलूस को रोकना, उनके साथ विवाद पैदा करना, फिर पत्थर फेंकना। इसका मतलब वहां पर भी पहले से पत्थर। एक बात बताइए ना, आप आज डिसाइड कर लें अभी 10 मिनट बाद कि साहब सड़क चलते लोगों के ऊपर पत्थर फेंकने हैं, तो आपकी छत पे एक अद्धा में एक पत्थर भी है? नहीं है ना। आम आदमी अपने छत पे पत्थर रखता है? नहीं रखता। तो आखिर बहराइच के उस घर पे पत्थर रखे गए थे, पहले से प्लानिंग की गई थी। अवैध हथियार भाई, आखिर 20 गोलियां मारी गई हैं उस प्रतिमा विसर्जन के पूरे जुलूस पर, गोलियां बरसाई गई हैं, पत्थर बरसाए गए। इसका मतलब पहले से तैयारी करके रखी गई थी। और ये वैसे नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रायोजित, वेल प्लान्ड दंगा था। आखिर छत पे पत्थर कहां से आए? बाबा जी, सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में, बुलडोजर के मामले में हस्तक्षेप के बाद आपने देखा होगा कुछ जगहों पर कुछ उपद्रवियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। वो बाकायदा कमेंट मारकर, टोंट कसकर लोगों के बीच में बोल रहे हैं हमने बुलडोजर की हवा निकाल दी। ये सुना जा रहा है, आप फील्ड में जाइए। ये क्या है? और तो सुप्रीम कोर्ट आए और पुलिस को डायरेक्शन दे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सरकारों का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बाबा योगी आदित्यनाथ सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सभी को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, स्वयं चेतावनी दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कोई अपने हाथ में न ले। बहराइच में शुरुआत एक लीड खींचने से हुई कार्यक्रम के अंदर। इसके बाद युवा बौखला गया। तो युवा होता है। गलती किसकी थी? अब इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। अब सुना जा रहा है बहराइच के अंदर बड़ी संख्या में लोग लंगड़े लूले हुए पड़े हैं। बहुत अच्छा इलाज हुआ है, बहुत बढ़िया करके। नहीं, पर इलाज क्या होगा? मुझे ये बताने वालों ने ये बताया है कि जितने भी उपद्रवी मर्द थे वो अपना अपना घर छोड़ के भाग के नेपाल सीमा पार करके उधर चले गए हैं, और अपने घरों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे छोड़ गए हैं, दुधमुहे बच्चे। 8-10 साल से ऊपर के बच्चों तक को हटा लिया गया है और वहां पे कोई मौजूद नहीं है। सब लोग अपना घर छोड़ के भाग गए। तो ऐसे में पुलिस क्या एक्शन लेगी? उपद्रवी तो सब भाग गए। जो नहीं, कुछ जो हाथ लगे हैं उनका बहुत मुकम्मल इलाज हो चुका है। जो हाथ लगे हैं, ये बात ये कहूंगा, भाग गए। देखिए आमतौर पर ऐसा ही होता है, जहां भी कम्युनिटी लाइट होता है उसमें उपद्रवियों के जो घर के जो बड़े लोग हैं, जो उनके युवा लोग हैं, वो खिसक लेते हैं वहां से। कराने वाले तो पहले भाग होते हैं ना। हाँ, ये लोग पकड़े जाते हैं जिन, हाँ, जो असहाय होते हैं, गरीब घरों के लड़के होते हैं, जो उकसाने में होते हैं, मरते कुटते तो वो है ना। वहां बड़े जो सूत्रधार होते हैं वो तो अपने बच्चों को लेकर पहले खिसक लिए होते हैं ऐसे घटनाओं में। बंगाल में भी ऐसे होता है, सहारनपुर में भी ऐसे होता है। तो आप इस बात को जो व्यक्त कर रहे हैं, पुलिस के लिए एक बहुत ही क्या नाम है, बहुत परीक्षापूर्ण घड़ी होती है ये, ऐसे मामलों को हैंडल करना। अब चूंकि मैंने पहले ही कहा था
कि एक एक्शन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर कि उस पर भय था लोगों को। वो एक आदेश के बाद वो भय हट गया, लेकिन फिर भी बाबा ने उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है और अभी कड़ी कार्रवाई होगी। अब आता है उत्तर प्रदेश के अंदर लौट कर आते ही ऐसे समय पर यह घटनाक्रम हो रहा है जब उपचुनाव भी घोषित होने वाले हैं। ये सारा घटनाक्रम, हरियाणा का चुनाव, बहराइच वाला मामला, ये सारे घटनाक्रम क्लिप हो गए एक दूसरे से और उसका सार बाबा ने निकाला है, बटोगे तो कटोगे। और वो अपील लोगों के दिमाग के अंदर बैठ रही है। इसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखने को मिलेगा। वैसे इसका असर महाराष्ट्र पर, झारखंड पर, दिल्ली पर जाए बगैर नहीं रहेगा। बटोगे तो कटोगे, ये सुपरहिट स्लोगन है बीजेपी का। और इसके अलावा जो पहले स्लोगन चल रहे थे उनका खेल खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो पिछले चुनाव में जो मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ और इस हरियाणा के चुनाव में भी हालांकि मात्र 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम एक साइजेबल चंक है और फिर भी थोड़े बहुत वोट तो हर सीट पे होते ही हैं। मेवात का इलाका खास तौर से, हाँ, तो नहीं, नूह मेवात के अलावा सर एक नया इलाका पैदा हो गया है जो कि सहारनपुर से लगता हुआ जो इलाका है हरियाणा का, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर भी बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है। तो वहां पे जो मुसलमानों का जो पोलराइजेशन कांग्रेस के पक्ष में हुआ और इसके अलावा पूरे देश में हुआ, महाराष्ट्र में होने जा रहा है अगले चुनाव में, इंडिया अलायंस के पक्ष में जो पोलराइजेशन, उसके प्रतिक्रिया में हिंदू जो है बटोगे तो कटोगे वाले नारे को सीरियसली लेता हुआ भाजपा के पक्ष में जो पोलराइज हो रहा है, इससे निश्चित रूप से आने वाले चुनाव बहुत मजेदार हो जाएंगे। तो सर, बहराइच वाले दंगे पे और वहां पे जो भी कार्रवाई आज शाम तक होगी उस पे हमारी नजर बनी रहेगी। सर, आपने मुझे समय दिया सुबह सुबह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूंगा बाबा जी। जी, एक ये गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। जी, उसने हरियाणा में मुसलमानों को टिकट दिए और एक मुसलमान कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। मुसलमानों में मुसलमान को, जो बीजेपी का कैंडिडेट था, उसको वोट नहीं किया। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यह निकाला जाए कि एक समुदाय इस बात के लिए माइंड मेकअप किए बैठा है कि हमें किन के इशारों में चलना है, कैसे चलना है। सीधे सीधे डायरेक्शन था पाकिस्तान का कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए और यहाँ के बहुत सारे मुसलमान अपवाद को छोड़कर वो बीजेपी के विरुद्ध गए। इसको भी माइंड में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को यह विषय बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा पैदा कर देगी। ये बात बीजेपी को ध्यान में रखनी चाहिए। जी बाबा जी। दिनेश भाई, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आता जाएगा उत्तर प्रदेश में, एक तरह से एक तो मिनी चुनाव उत्तर प्रदेश का भी हो जाएगा, तो उस पर सर दोबारा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम।